सही, बस एक छोटा-सा एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आज की केस स्टडी में मूव करते हैं। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम को देखें गौर से यहाँ पे, तो उसको देख के आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि यहाँ पे कितने सबनेट हैं। तो अगर यहाँ पे काउंट करें तो क्या मैं इसको अलग सबनेट लूँ, इसको अलग लूँ, फिर ये थर्ड लूँ यहाँ पे, ये फोर्थ लूँ यहाँ पे, या मैं सिर्फ 3 यहाँ पे काउंट करूँ? तो कितने सबनेट्स यहाँ पे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो? 3 है या सर ये 5 है? 3 बन रहे हैं क्योंकि स्विच जो है वो एक ही होगा उसमें। जी, जी, बिल्कुल, ये 3 ही बन रहे हैं क्योंकि ये स्विच लगा के खाली आप एक्सटेंड करते हो, नेटवर्क एक ही है यहाँ पे, और उसको वेरीफ़ाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पर 3 किस्म के एड्रेसेस लिखे हुए हैं आपके पास, 128.119.141, यहाँ पे ये सीरीज़ चल रही है, 141 वाली सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 121 वाली सीरीज़ चल रही है, और यहाँ पे .10 वाली सीरीज़ चल रही है यहाँ पे। तो 3 किस्म के आपके पास आईपी एड्रेसेस के यहाँ पे सीरीज़ चल रही है, यहाँ पे 3 सबनेट्स हैं आपके पास। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमने सपोज करो हमने एक पैकेट सेंड करने डी कंप्यूटर से लेके आपने बी को सेंड करना है जो ए सबनेट में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने इसका जो पाथ बनेगा यहाँ पे, पाथ तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि आपका पाथ इस तरह से बनेगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा और यहाँ पे बी के पास पहुँच जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो पैकेट या जो भी आपका ये जो पैकेट यहाँ पे मूव कर रहा होगा, तो स्टार्टिंग में इसका यहाँ पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी तो हमें पता है कि सोर्स आईपी यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, 227 होगा यहाँ पे, और जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वो 106 होगा। लेकिन मैक एड्रेस के लिए साथ क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस मैं कौन सा लिखूंगा? अगर मैंने नोट नंबर 5 के ऊपर खड़े होके ये सोर्स मैक एड्रेस लिखना है, तो मैं कंप्यूटर नंबर डी का लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ऑब्वियसली जी सर। 2012। लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पर कौन सा लिखूँ यहाँ पे? राउटर सर इस इंटरफेस वाला लाइन 4 वाला। अच्छा, ज़रा सोचो कि 4 वाला लिखें कि 9 वाला लिखें यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैक एड्रेस होते हैं वो खाली आपके सबनेट के अंदर काम करते हैं, तो सर इसका मैं वो मतलब है कि B9 ही कह रहा हूँ जो कि 4 वो ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 4 नोड अच्छा, सही ऐसा सही है। सही सही, ठीक है, सही सही, तो एग्जैक्टली सही कह रहे हो। तो अगर हमने डी ने अगर सेंड करना है तो मैक एड्रेस को खाली राउटर तक का मैक एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं वो, क्योंकि यहाँ तक इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके पास सबनेट चेंज हो रहा है। जब सबनेट चेंज होगा तो यहाँ पे दोबारा फिर अगले स्टेप में जाके वो डी वाला मैक एड्रेस लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे आपने जो फर्स्ट डेस्टिनेशन में आपने मैक एड्रेस लिखा है बेसिकली वो B9 वाला लिखा है यहाँ पे राउटर के इंटरफेस का। जब आप 4 पे पहुंच यहाँ खड़े होकर अगर देखते हैं यहाँ भी वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जब यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड होकर 3 पे आ गया हुआ है तो अब आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे कि अब आपके पास जो सोर्स मैक एड्रेस है वो ये वाली इंटरफेस का होगा, सी डी वाला होगा यहाँ पे, और अब जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो 04 यानी कि बी वाले कंप्यूटर का यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो इसका मतलब ये है कि पैकेट के अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी तो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो आपके यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, राउटर पे डिपेंड करता है यहाँ पे। तो इसलिए हम खाली मैक एड्रेस की स्कीम यूज़ नहीं करते, वरना अगर ये इतना अच्छा होता तो फिर खाली मैक एड्रेस पे काम चला रहे होते, फिर हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत ना पड़ती यहाँ पे। ज़्यादा बेहतर भी रहता है, अगर फिक्स्ड रहता और चेंज भी नहीं होता तो बड़ा फ़ायदा होता है इसका। लेकिन हमने देखा है यहाँ पे सर कि ये मैक सेंटर वाला जो है सेंटर वाला जी, यहाँ पे B4 से CD पे नहीं जाना चाहिए, ये जो दरमियान में है लिखा हुआ। अच्छा देखो, ये भी देखो उसी सबनेट का पार्ट है ना यहाँ पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम सबनेट के अंदर है, तो इनकी स्कीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए एग्जैक्टली सेम रहेंगे वो, कि अभी भी इसका सोर्स वही चल रहा होगा जो डी वाला था यहाँ पे, तो ये अपडेट नहीं करेंगे। जब आपका राउटर के पास आता है ना, राउटर पे आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है, तो राउटर क्या करता है, आपके एड्रेसेस को चेंज करता है, तो ये राउटर के ऊपर जाके सब कुछ चेंज होगा यहाँ से, राउटर से पहले कभी भी स्विच के ऊपर चेंज नहीं होगा। तो राउटर्स ने क्योंकि डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को कंबाइन करना होता है, तो इसलिए वो अपनी इंटरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं पुराने सबनेट के तौर पे, तो वहाँ पे जाके चेंज होगा। बाकी इनसाइड ऑफ दिस सबनेट यहाँ पे हर जगह सेम रहा करेगा। तो अगर आप सी से सेंड कर रहे होते हो कहीं सपोज करो तो 6 पे भी सेम होता, 5 पे भी सेम होता, 4 पे भी सेम रहता, उसमें पैकेट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगी। मॉडिफाई कब होगा, ठीक है जब सर राउटर सही। से फॉरवर्ड होगा आगे। तो बस ये यहाँ पे ट्रिक है इसके अंदर, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह अगर हम कहते हैं कि अब अगर सी ने ए को सेंड करना है,
यहाँ से अगर आप पैकेट भेजना चाह रहे हो ए को यहाँ से, तो अब क्या होगा, सेम उसी तरह से होगा कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा कि आपका आईपी एड्रेस जो बनता है यहाँ पे, यही सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ये लेंगे यहाँ पे, लेकिन मैक एड्रेस स्टार्ट में सी का होगा और डेस्टिनेशन जो होगा यहाँ पे वो यहाँ पे लेंगे हम इस राउटर के इंटरफेस को लेंगे यहाँ पे, जो कि फर्स्ट से कनेक्ट कर रही है सबनेट के साथ। तो ये हमने राउटर का यहाँ पे मैक एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपके पास पॉइंट नंबर 6 पे भी सेम पैकेट रहेगा, फिर आपका यहाँ पे 4 पे भी वही होगा, और उसके बाद फिर 3 पे जाके चेंज होगा। अब 3 पे जाके कैसे चेंज हो रहा होगा यहाँ पे, सॉरी 2 पे जाके चेंज होगा। 2 पे जाके कैसे चेंज होगा कि अब ये जो मैक एड्रेस है आपका, ये सोर्स मैक एड्रेस आपका बन जाएगा 8D वाला यहाँ पे, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होगा वो जो ए का जो एक्चुअल मैक एड्रेस है यहाँ पे EEB9 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास राउटर पे ये मैक एड्रेस आपके मॉडिफाई हो रहे होते हैं, लेकिन आईपी स्कीम्स यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होती बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब आपको एक याद होगा कि एक खास किस्म का एक प्रोटोकॉल था राउटर के ऊपर वो रन कर रहा हो, तो आपके आईपी एड्रेस भी वो चेंज करता है। किसी को याद है वो एक चीज़ थी, एक नॉर्मल राउटर्स नहीं करते लेकिन एक खास प्रोटोकॉल के केस में करता है। DHCP। नहीं नहीं, नेट के प्रोटोकॉल में, कि आपने जब शेयर करना हो एक इंटरनेट का आईपी जो पीटीसी के राउटर में रन हो रहा होता है, कि आपके पास घर में डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होंगे और वहाँ पे एक्सटर्नली अच्छा। आपका एक ही आईपी एड्रेस होता है। तो उस केस में क्या करता था वो, आपके इंटरनल आईपी एड्रेसेस को अरेज करके जो पीटीसी का एक आईपी होगा वो एज ए सोर्स आईपी प्रेजेंट हो रहा होता था। तो उस केस में नेट जब होगा तो फिर आईपी एड्रेसेस आपके मॉडिफाई होते हैं। अगर नेट ना हो तो बाय डिफॉल्ट राउटर मॉडिफाई नहीं करता है आपका आईपी एड्रेसेस। चलें, ठीक हो गया, सही, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं आज की। यस अच्छा सर। से, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, केस स्टडी ये है कि बिलाल गूगल की वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो हम देखते हैं कि इसके पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पा रहा। तो अब अजीब सा इसके पास केस है कि बिलाल गूगल एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन बिलाल सारी वेबसाइट्स एक्सेस कर सकता है गूगल के अलावा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि गूगल एक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन बाकी हर वेबसाइट को आराम से एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है इस केस में, सिर्फ गूगल के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उसने किसी और से कहा है कि आप ओपन करके देखो, तो बाकियों के कंप्यूटर्स पे तो गूगल सही काम करता है, खाली बिलाल के पास गूगल ओपन नहीं होता। तो ये एक अजीब सा यहाँ पे प्रॉब्लम उसके पास आ रहा है। फिर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम की हिस्ट्री देखते हैं यहाँ पे, कि बिलाल अक्सर डाउनलोड करता है फ्री क्रैक सॉफ्टवेयर इंटरनेट से। तो हर फ्री क्रैक सॉफ्टवेयर वो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है। और कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, उसका होम पेज था गूगल का, वहाँ पे वो अपेरेंटली रिप्लेस हो गया था एक गूगल की क्लोन से। एक ऐसा पेज आता था गूगल की जगह वहाँ पे, जो कि लगता गूगल की तरह ही था, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क था। वो फ़र्क क्या था कि इसके अंदर 3 ओ लिखे हुए आते थे गूगल के, 2 ओ नहीं 3 ओ उसमें आते थे बने हुए, लेकिन काम उसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली सही आते थे। कोई रिजल्ट्स पे मसला नहीं था, फंक्शनैलिटी में कोई मसला नहीं था। तो हर तरह से गूगल की तरह ही वो काम कर रहा था पेज। लेकिन अगर गौर से देखें तो वो एग्जैक्टली गूगल नहीं था, बल्कि एक GOOGLE ही था एक्चुअली वो, लेकिन लिखता वो google.com ही था। तो आपके उसके पास इस तरह का पेज यहाँ पे आया करता था, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त तक ये चीज़ काम कर रही थी। अब क्या हो रहा है कि अब गूगल यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा, तो वो सर्च कर ही नहीं सकता, कोई वेबसाइट के बारे में कोई सर्च नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये इसके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी google.com लोड करता है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ आता है कि सर्वर नॉट फाउंड, और फायरफॉक्स कांट फाइंड अ सर्वर एट google.com। तो ये इसके पास यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ये वाली एरर यहाँ पे आ रही है। तो अब हमने क्या किया कि हमने जब भी उसने google.com लिखा है यहाँ पे, तो हमने वायरस आर्ट को ऑन करके सारे पैकेट्स रिकॉर्ड कर लिए कि बैक एंड पे हो क्या रहा है, और हमने इस ट्रेस फाइल में उसको डाल दिया हुआ है। तो अगर आपने ये ट्रेस फाइल आपने चाहिए हो, तो गूगल ड्राइव के ऊपर आपके पास केस स्टडीज़ के फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी होगी। तो केस स्टडीज़ के फोल्डर में जाके जो थर्ड केस स्टडी है उसके अंदर ये फाइल आपको ही मिल जाएगी यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस फाइल के अंदर क्या चीज़ है जो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती है इसको। तो ऐसा करते हैं कि हम भी साथ ये ओपन कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो इस तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। तो अब इस तो खाली 8 पैकेट्स हमने रिकॉर्ड किए। तो बहुत सिंपल सा ये केस है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट पैकेट को यहाँ पे देखें, फर्स्ट पैकेट में क्या कह रहा है,
ये इसके पास एक आर्ट का प्रोटोकॉल ये यूज़ कर रहा है और ये एक्चुअली पैकेट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वो पूछ रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है 172.16.0.102 ये किसका आईपी एड्रेस है, और कह रहा है कि इसके रिजल्ट्स आप इस आईपी एड्रेस को बताएं 172.16.0.8। अच्छा, तो कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या? सर ये आईपी पूछ रहा है कि ये किसका आईपी है, तो उसके बदले में इसको मैक एड्रेस मिला है फिर उस आईपी का। एग्जैक्टली सही कह रहे हो कि बेसिकली ये क्या करना चाह रहा है कि इस आईपी एड्रेस का वो मैक एड्रेस फाइंड करना चाह रहा है। तो उसने क्या किया, उसने सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो उसने एक क्वेरी बना के सबको भेज दी। तो जिसके पास ये आईपी एड्रेस होगा वो आगे से रिप्लाई कर देगा यहाँ पे। तो सिंपल से ये कि हमने इसका हाल ही यहाँ पे मैक एड्रेस फाइंड करना था। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको यहाँ पे। तो ये हमारे पास वर्ड सर्क आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने हाल ही यहाँ पे ARP पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये इसका अपना आईपी एड्रेस है यहाँ पे 116.0.8, और जो टारगेट आईपी एड्रेस है 102 का यहाँ पे। टारगेट का मैक एड्रेस अभी इसके पास नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि FFF पे पैकेट ये सेंड कर रहा है, यहाँ पे सबको ये पैकेट मिलेगा यहाँ पे। और जो इसकी और इसका अपना जो सोर्स मैक एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 91EE जो है वो यहाँ पे फिलहाल के कंप्यूटर का यहाँ पे मैक एड्रेस है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा इसका। तो थोड़ी साथ ही इसके पास यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। तो उसके बाद रिप्लाई में क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमने देख लिया इसको। अच्छा हाँ, एक चीज़ रहेगी कि ये जो आईपी की स्कीम है यहाँ पे, क्या ये नेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है? ये आईपी एड्रेस की जो स्कीम है यहाँ पे, ये नेट को सपोर्ट नहीं करता यहाँ पे? करती है। जी, ये करता है यहाँ पे, क्योंकि आपको याद होगा 192 वाले आईपी एड्रेसेस, 172 वाले और 10 डॉट वाले एड्रेसेस जो हैं वो खाली नेट को सपोर्ट करते हैं। बाकी कोई भी स्कीम अगर हो आपके पास तो वो नेट उस पर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता। तो 3 के स्टैंडर्ड्स बने हुए, बाकियों के लिए नहीं आप नेट यूज़ कर सकते यहाँ पे। तो इसका मतलब कि नेट यहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके पास। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ART का रिस्पॉन्स क्या आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि उसने क्या किया हुआ है, ये जो आपके पास स्टार्टिंग में एम्प्टी फील्ड थी यहाँ पे स्टार्ट में, यहाँ पे ये एम्प्टी बॉक्सेस 0 से फिल हुआ होता टारगेट, ये मैक एड्रेस यहाँ पे, अब उसने उठा के उसको फिल कर दिए। तो ये रिजल्ट उसके पास अब यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ से इसको रिजल्ट रिप्लाई यहाँ पे आ गया हुआ है। तो उसका मैक एड्रेस आ गया इसके पास 56F0, और ये इसका IP एड्रेस .102 वाली सीरीज़ का था। तो अब इसके पास अब यहाँ पे IP एड्रेस, उसने मैक एड्रेस यहाँ पे फाइंड कर लिया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं कि उसके बाद उसने यहाँ पे क्या किया है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था यहाँ पे, अच्छा अब उसने क्या किया यहाँ पे, अब उसने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्ड पैकेट के अंदर एक TCP का पैकेट यहाँ पे जा रहा है। और अगर हम इसको यहाँ पे ज़रा ओपन करें तो आप चेक करो कि इसके पास यहाँ पे डेस्टिनेशन जो पोर्ट है यहाँ पे 80 पोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, कौन से टाइप ऑफ सर्वर होगा, यहाँ पे वेब सर्वर से कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, वेब सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग्स को चेक करो, कौन सा फ्लैग यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंक का फ्लैग बेसिकली यहाँ से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंक का फ्लैग अगर जा रहा हो यहाँ से, इसका मतलब है कि वो बेसिकली TCP के कनेक्शन जो स्टार्ट में इनिशिएट जो हम करते हैं, 3 वे हैंडशेक करते हैं, तो बेसिकली हैंडशेक करना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो वो वाला स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो गया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाह रहा है यहाँ पे। तो उसने थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ से फर्स्ट पैकेट भेजा है .8 से .102 को यहाँ पे, और उसने यहाँ पे सिंक का फ्लैग भेजा हुआ है। अच्छा, जब भी हम सिंक का फ्लैग भेजते हैं तो जवाब में हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास जवाब में फिर आता है एक्नॉलेजमेंट आती है वहाँ से, और फिर उसके साथ एक और सिंक का फ्लैग उसकी तरफ से सेकंड पार्टी की तरफ से आता है हमारे पास। ये उसका सेकंड स्टेप होता है। फिर लास्ट स्टेप होता है कि आपने फिर इसको दोबारा एक्नॉलेज करना होता है, तो फिर आपके पास कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है यहाँ पे। तो ये नॉर्मल सिनेरियो होता है यहाँ पे। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे जब फोर्थ पैकेट मिले तो वो इसकी तरफ से रिप्लाई आया यहाँ पे, तो अब इस रिप्लाई में देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास आई हुई है। तो ये TCP का रिस्पॉन्स यहाँ पे आया। तो आप देख सकते हो कि पोर्ट नंबर 80 से रिप्लाई आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैग लिखा हुआ आ रहा है वो फ्लैग क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट तो है,
लेकिन साथ में रीसेट का फ्लैग है। अच्छा, रीसेट का फ्लैग आपको याद होगा क्यों भेजते थे? जब कनेक्शन आपने क्लोज करना हो या रीसेट करना हो तब हम रीसेट का फ्लैग भेजते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि कनेक्शन रीसेट करो, यानी कि मैंने कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करना, यानी कि वो सेम का फ्लैग नहीं भेज रहा है दूसरी पार्टी यहाँ पे। यानी कि एक तरह से वो कनेक्शन क्लोज करना चाह रहा है कि नहीं, मैंने आपको कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करना, मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो इसने इसलिए यहाँ पे रीसेट का फ्लैग यहाँ पे भेज दिया हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि ये बड़ी स्ट्रेंज सा यहाँ पे बिहेवियर है कि बजाय उसने कनेक्शन एक्सेप्ट करने के यहाँ पे उसने कनेक्शन यहाँ पे क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हैंड शेक नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि 2 स्टेप्स के अंदर ही यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया हुआ है। अच्छा, फिर देखते हैं हम, अभी तक हम टाइम ये तकरीबन 0 मिली सेकेंड के ऊपर यहाँ पे काम चला रहे हैं यहाँ पे। फिर देखो उसके बाद क्या होता है कि 0.5 सेकेंड्स के बाद एक टाइम आउट आएगा यहाँ पे। टाइम आउट के बाद वो क्या करेगा, वो दोबारा से ट्राई करेगा कनेक्शन स्टैब्लिश करने की। तो 0.5 सेकंड्स के बाद उसने दोबारा अटेम्प्ट किया यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। दोबारा उसने यहाँ पे एक सिंक का फ्लैग भेजा पोर्ट नंबर 80 को, और साथ ही उसके बाद फिर दोबारा से रिप्लाई यहाँ पे आ गया कि नहीं, मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, मैंने कनेक्शन यहाँ पे सेट नहीं करना। तो फिर दोबारा से इसका कनेक्शन इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया प्री मेच्योरली यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उसने दोबारा 0.5 सेकंड्स का वेट किया, और फिर एग्जैक्टली ये 1 सेकंड के ऊपर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उसने दोबारा से यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे पैकेट भेजा। तो दोबारा से एक और पैकेट भेज रहा है, इसके अंदर फिर उसने सिंक का फ्लैग भेजे, और इस दफ़ा फिर दोबारा से वही रिस्पॉन्स यहाँ पे आया रीसेट और एक्नॉलेजमेंट का, यानी कनेक्शन उसने क्लोज कर दिया, यानी कि कनेक्शन इसका अनसक्सेसफुल रहा है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सर्वर नॉट फाउंड। तो बेसिकली सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर एक तरह से लग रहा है देख के कि सर्वर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं भेज रहा है यहाँ पे, कनेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अभी बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे रहते थे कि अभी तो आपने गेट की कमांड भेजनी थी, यहाँ पे बहुत कुछ करना था, लेकिन उसने टीसीपी का कनेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं किया, हैंड शेक ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, पहले ही प्री मेच्योरली यहाँ पे आपको क्लोज कर देता है यहाँ पे। तो अभी तक हमारे पास ये इस तरह के हालात यहाँ पे हो रहे हैं, ये सिनेरियो अभी तक यहाँ पे हो रहा है। पर अब हमने इसको यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, क्या चीज़ है जो यहाँ पे सही नहीं हो रही। अच्छा, अब ज़रा आप सोचो कि यहाँ पे कौन से स्टेप्स थे जो कि होने चाहिए थे, या कुछ चीज़ ऐसी थी या कोई प्रोटोकॉल ऐसा था जो होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे मिसिंग है, जो कि हुआ ही नहीं है। तो कोई आइडेंटिफाई कर सकता है यहाँ पे क्या डीएनएस चीज़? सर। जी, एक तो ये कि डीएनएस की क्वेरी कहाँ है यहाँ पे, और होना क्या चाहिए था, वो डीएनएस से पूछता कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, फिर उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक ये चीज़ हमने देखी ही नहीं है। तो ये बड़ा स्ट्रेंज सी बात है यहाँ पे कि ये तो हुआ ही नहीं है। फिर सेकंड चीज़ है कि ये जो आईपी एड्रेस है 172.16.0.102, स्टार्टिंग से इसके पास ये आईपी एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ है। तो फिर ये आईपी एड्रेस कहाँ से आया है? ये भी बड़ी स्ट्रेंज सी बात है यहाँ पे कि इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट स्टेप में इसके पास ये आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ से आ गया फिर? तो अगर हम यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बनाएं कि किस तरह के स्टेप्स फॉलो होते हैं जब भी हम यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं यहाँ पे, तो वो इस तरह के स्टेप्स बनेंगे आपके पास। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब हम नेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा डीएससीपी सर्वर हमें एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, और आईपी एड्रेस असाइन करते हैं के साथ साथ डीएनएस का भी आईपी एड्रेस हमें बताता है और राउटर का आईपी एड्रेस भी बताता है हमें। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, google.com की वेबसाइट ओपन करने की ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर थर्ड स्टेप में हम एज्यूम करते हैं कि डीएनएस आपके अपने सबनेट के अंदर है, ठीक है, हम कह रहे हो कि आपके अपने ही सबनेट के अंदर पड़ा हुआ है, आपके साथ ही डीएनएस सर्वर पड़ा हुआ है। तो जब सबनेट में होगा तो डीएनएस से बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्ट यूज़ करेंगे, एआरपी प्रोटोकॉल, ताकि हम मैक एड्रेस फाइंड कर सकें डीएनएस सर्वर का। ठीक है, जब हमारा रिप्लाई आ जाएगा इसका तो आपके पास मैक एड्रेस आ जाएगा। जब मैक एड्रेस आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम डीएनएस को कॉन्टैक्ट करेंगे डीएनएस प्रोटोकॉल के ज़रिए, और उस पर हम कहेंगे google.com का आईपी एड्रेस आपको बताया जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल टीसीपी कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, उसके एंड पे हम गेट की कमांड भेजेंगे तो आपके पास वेब पेज आ जाएगा। अच्छा, ये स्टेप्स थे सारे के सारे जब डीएनएस आपके सबनेट के अंदर हो, और अगर डीएनएस आपके सबनेट के बाहर हो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे स्टेप थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पे कि फिर आपने पहले डीएचसीपी वाला काम कर लिया, google.com ओपन किया, अब डीएनएस आपका बाहर पड़ा हुआ तो हम फिर क्या करेंगे, आपको एआरटी का यूज़ करेंगे मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए राउटर का इस्तेमाल, क्योंकि राउटर के थ्रू आपने डीएनएस से बात करनी है, तो हम राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करेंगे, डीएनएस का नहीं फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डीएनएस आपका बाहर पड़ा हुआ तो उसके मैक एड्रेस की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, तो हमने
खाली राउटर के इंटरफेस का फाइंड करना है, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम में देखा था। उसके बाद क्या करेंगे, फिर डीएनएस प्रोटोकॉल हम अप्लाई करेंगे बेसिकली फॉरवर्ड के थ्रू, या फॉरवर्ड करेंगे राउटर को, तो आगे फिर डीएनएस प्रोटोकॉल चल रहा होगा इसका। फिर राउटर आपका खुद ही फॉरवर्ड करेगा डीएनएस सर्वर को सारी आपका पैकेट वगैरह, जिस तरह की नेटवर्किंग लेयर काम करती है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा आपके पास, फिर यहाँ पे आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास क्वेरी आ जाएगी, यहाँ पे क्वेरी में रिस्पॉन्स आ जाएगा, google.com का आईपी एड्रेस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम ये स्टेप करेंगे टीसीपी हैंडशेक वाला, यहाँ पे वो आखिर में गेट की कमांड भेजेंगे। तो ये होते हैं नॉर्मल स्टेप्स यहाँ पे। तो अब जरा हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स यहाँ पे मिसिंग है। अगर हम यहाँ पे गौर करें, तो चाहे डीएनएस सबनेट के अंदर हो या डीएनएस सबनेट के बाहर हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि डीएनएस कौन सा है। तो अच्छा, अब हमें इतना पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एआरपी यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डीएनएस का सर्वर का करने के लिए मैक एड्रेस, या वो राउटर का मैक एड्रेस होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे, या तो वो डीएनएस का होना चाहिए था अगर वो सबनेट के अंदर हो, वो अगर सबनेट के बाहर है तो फिर वो राउटर का होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमने कहा कि चलो ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि अगर डीएनएस सर्वर होगा, तो उसके साथ फिर हम बाद में टीसीपी कनेक्शन तो नहीं करते। टीसीपी कनेक्शन हम किसके साथ करते हैं, वो तो हमें गूगल के आईपी के साथ यहाँ पे करना था। तो हम तो इसी आईपी के साथ यहाँ पे टीसीपी का कनेक्शन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो भी पोर्ट 80 के ऊपर। तो पोर्ट 80 का मतलब है कन्फर्म है कि हाँ कि वेब पेज के साथ आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यहाँ पे वेब पेज रिसीव करना चाह रहे हो। तो अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है कि ये जो एड्रेस था यहाँ पे, ये तो या तो डीएनएस सर्वर का होना चाहिए था, या फिर वो आपके राउटर का होना चाहिए था। लेकिन देखने में लग रहा है कि इसके साथ आप वेब पेज रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर समझ नहीं आ रही यहाँ पे हो क्या रहा है। कहने की प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्टली ये के साथ टीसीपी कनेक्शन क्यों करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा स्ट्रेंज सा बिहेवियर है जी। अब आप लोगों की कोई थियरी है इसके ऊपर कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, वो हमें अगला स्टेप क्या देखना चाहिए यहाँ सर पहले से वो उस फाइल की वजह से पहले से एक आईपी जो है वो उसके पास आ गया हुआ है, तो वो डीएनएस सर्वर को देख भी नहीं रहा। अच्छा, हो सकता है कि डीएनएस की कैश पे पड़ा हो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे। तो आपको याद होगा एक चीज़ और थी यहाँ पे कि अगर आपने डीएनएस सर्वर को रिसेंटली यूज़ किया हो, तो डीएनएस की यहाँ पे कैश मेमोरी भी होती है हमारे पास विंडोज़ के ऊपर। तो अगर डीएनएस की कैश अगर पड़ी हुई हो आपके पास, उसके लिए गूगल का आईपी पहले से पड़ा हो, तब तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास डीएनएस की लेकिन कैश पे सर पड़ा हो, वो दूसरे गूगल का भी हो सकता है ना, वो यानी वो जो ट्रिपल ओ वाला था। हाँ, वो थोड़ी-सी एक हमें हिंट है, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता वो क्या चीज़ है, क्योंकि अब तो हम ओपन करके चेक नहीं कर सकते और पहले एक दफ़ा होता रहेगा। तो बात सही है आपकी, कुछ अजीब-ओ-गरीब सी ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन लॉजिकली देखो तो एक चीज़ हमें यही आ रही समझ कि हो सकता है डीएनएस की कैश में ये एड्रेस पड़ा हो। तो हमने ये चीज़ भी यहाँ पे रूल आउट करनी है कि डीएनएस की कैश पे चेक कर लें कि यहाँ पे ये आईपी एड्रेस पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ तो फिर मसला यहाँ कुछ क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कैश पे पड़ा हुआ था इसलिए वो डायरेक्टली इससे एक्सेस कर रहा था। अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जाके सीएमडी के बॉक्स पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग, और आगे लिखेंगे स्लैश डिस्प्ले डीएनएस। तो जब हम ये करेंगे तो क्या करेगा, वो डीएनएस की पूरी कैश यहाँ पे आपके सामने प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो जब बिलाल ने ये रन की कमांड यहाँ पे, तो उसके पास ये चीज़ें प्रिंट हो गई यहाँ पे। तो जी, अब आप लोग देखो यहाँ पे कहीं आपको वो आईपी नज़र आ रहा है जो जिससे वो कनेक्ट करना चाह रहा था यहाँ पे, यानी कि आपके पास आईपी जो था 16.0.102 सीरीज़ का यहाँ पे। कहीं भी नज़र नहीं आ रहा हमें, वो आईपी यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता डीएनएस कैश के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नॉट डीएनएस कैश पे भी वाला फिनोमेना भी नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको भी रूल आउट करते थे कि नहीं, कैश पे नहीं पड़ा हुआ, बल्कि कोई और प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये कोई डिफरेंट चीज़ यहाँ पे हो रही है। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, कि इसको देख के लग रहा है कि शायद ये जो आईपी एड्रेस है ये गूगल का है, क्योंकि आपसे आप डायरेक्टली कनेक्शन करना चाह रहे हो यहाँ पे। तो ये लग रहा है कि यहाँ पे शायद गूगल का यहाँ पे आईपी एड्रेस है। देखिए, अगर सोचो आप, क्या गूगल का आईपी एड्रेस इस तरह का हो सकता है? अगर आपका आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट का यहाँ पे, तो क्या गूगल का आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट का हो सकता है कभी भी? नो सर।
कभी भी नहीं हो सकता, सेम ये तो आपके सेम सेम नेटवर्क में तो नहीं है ना? है एग्जैक्टली, बिल्कुल ये वाली बात है, ये तो आपके अपने सबनेट का आईपी है, तो गूगल आपके अपने सबनेट पे तो नहीं हो सकता। लेकिन इसका बिहेवियर ऐसे है कि जैसे वो गूगल का आईपी इसी को समझ रहे हैं जो कि आपके सबनेट पे एक आईपी एड्रेस सामने पड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, सारे का सारा पैराडॉक्स है यहाँ पे। तो ऐसे देख के लग रहा है कि शायद कोई कोई मेजर कोई चीज़ यहाँ पे चेंज हुई हुई है, तो उसको हमें भी मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ेगी हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़ होती है हमारे पास जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी, उसको हम कहते हैं कि आपके मैनुअली एक डीएनएस के टेबल्स होते हैं विंडोज़ के अंदर भी। यानी कि विंडोज़ के अंदर क्या होता है, एक आपके पास एक अपनी मैनुअली होस्ट की फ़ाइल होती है, उसके अंदर एक आपका हिडन डीएनएस बना होता है। अच्छा, तो ये क्या चीज़ होती है, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है यहाँ पे। अच्छा, ये होता क्या है कि अगर आप इस पाथ में जाएँ, सी में जाएँ, विंडोज़ में जाएँ, system32 में जाएँ, ड्राइवर्स में जाएँ, ईटीसी के फ़ोल्डर में जाएँ। एक तो इस फ़ोल्डर के अंदर 3-4 फाइल्स पड़ी होती हैं। इसमें इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल की फ़ाइल पड़ी होगी, फिर प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एक होस्ट की फ़ाइल पड़ी होगी। अच्छा, ये होस्ट की फ़ाइल अगर हम यहाँ पे करते हैं, टाइप करते हैं, तो आपके सामने कंटेंट्स प्रिंट हो जाएँगे इसके। तो अगर हम प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हो ये चीज़ प्रिंट हो रही होगी यहाँ पे। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी इससे पहले डैश प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब एक कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डैश का मतलब एक कमेंट है आपके पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये कमेंट वाला पार्ट है, अगर आपके पास ये हैश प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये कमेंट में यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ये कह रहा है कि दिस फाइल कंटेन्स मैपिंग्स ऑफ आईपी एड्रेसेस टू होस्ट नेम्स। तो ये क्या है, विंडोज ने एक अपने पास एक डीएनएस सर्वर सा बनाया है छोटा सा यहाँ पे परमानेंट किस्म का, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेसेस आप असाइन कर रहे हो डिफरेंट होस्ट नेम्स को यहाँ पे, एंड डिफरेंट कंप्यूटर्स के यूआरएल्स को डिफरेंट आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे हो यहाँ पे। तो नीचे उसने एग्जांपल दिखाई हुई है यहाँ पे, क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे कि 102.54.94.97, वो आगे लिखा हुआ है इसने, आप कोई भी यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दें, तो उस वेबसाइट के लिए ये वाला आईपी यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे आईपी एड्रेस खुद से फिक्स कर सकते हो। और फिर नीचे इसने क्या लिखा हुआ कि इसी तरह लोकल होस्ट का जो कीवर्ड होता है, इसके लिए हमने ये आईपी फिक्स की हुई है यहाँ पे 127.0.0.1। तो ये भी इसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि लोकल होस्ट के लिए हमने ये आईपी यहाँ पे इस हिसाब फिक्स कर सकते हो। और लास्ट लाइन पे अगर आप फोकस करो यहाँ पे क्या हुआ हुआ है कि यहाँ पे डैश नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली ये एंट्री यहाँ पे हुई हुई है। और इस एंट्री में क्या लिखा हुआ है कि ये जो आईपी है 172.16.0.102, उसके आगे लिखा हुआ है google.com। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि ये आईपी एड्रेस जो है बेसिकली गूगल का यहाँ पे आईपी एड्रेस है। तो किसी नई डीएनएस की ये हिडन फाइल के अंदर मैनुअली एंट्री की हुई यहाँ पे कि इस आईपी एड्रेस को परमानेंटली यहाँ पे गूगल के लिए यूज़ कर लें, तो ये यहाँ पे हुई है। अच्छा, ज़रा हम भी करके देखते हैं कि ये फाइल यहाँ कहाँ पे होती है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं मजीद कि ये फाइल कहाँ से बन गई, इससे हो क्या है। तो अगर हम भी यहाँ पे, तो अगर हम जाते हैं इस ये विंडोज़ के फोल्डर में जाते हैं, के फोल्डर में जाते हैं, फिर यहाँ ड्राइवर्स के फोल्डर में डायरेक्टरी चेक करो, तो यहाँ 3-4 फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक होस्ट की फाइल है, नेटवर्क की फाइल है, प्रोटोकॉल की फाइल है, सर्विसेज की फाइल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको अगर ओवरराइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर लेते हैं ये होस्ट की फाइल यहाँ पे। तो नोटपैड में ये फाइल ओपन कर दी यहाँ पे। अच्छा, इस फाइल की कोई एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पे, अगर आप वर्क करो यहाँ पे, इसकी बात इसके नाम में डॉट वाली चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इसका नाम यहाँ पे खाली होस्ट है यहाँ पे, यानी डॉट टी या कुछ भी नहीं है। तो ये खाली बगैर एक्सटेंशन के एक फाइल है यहाँ पे। तो आपके सामने ये एक फाइल की कंटेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर नीचे चाहो तो यहाँ पे मैं मैनुअली यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ कि ये आईपी एड्रेस इस वेबसाइट के लिए यहाँ पे यूज़ कर लें। तो ये हुआ था बिलाल के कंप्यूटर के साथ यहाँ पे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों हुआ है, मतलब ये कैसे हो गया और क्यों हुआ और इसका मकसद क्या था और किसने किया ये, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। एक्चुअली बिलाल के साथ यहाँ पे हो क्या रहा था यहाँ पे, किसने ये एंट्री कर दी यहाँ पे, और क्यों ये एंट्री हुई हुई थी, उसका मेन मकसद क्या था यहाँ पे। तो कोई गेस कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली यहाँ सर ये शायद मतलब एक वही हो गया ना, एक
वायरस टाइप ही चीज़ होगी ना, जिसमें आपका खुद से लिखती है, और अब जब आप गूगल को करने लगोगे एक्सेस, तो वो किसी और से कनेक्शन करेगा कि आपके ही सबनेट में किसी जी कंप्यूटर जी, से। अगर थोड़ा सा गौर करो तो आपको याद होगा कि बिलाल के हर तरह के सॉफ्टवेयर क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर देगा। तो बिलाल वेरी मच की उस तरह के पैचेस वगैरह इंस्टॉल करने का अपने पास। अच्छा, अब हुआ क्या बिलाल के साथ, बिलाल का जो अपना ऑफिस का नेटवर्क है यहाँ पे, सबनेट का जो भी नेटवर्क है, तो इसका कोई जानने वाला है, उसने इसको कोई सॉफ्टवेयर दिया बिलाल को। तो मैं कहता हूँ कि पर्सन सम सॉफ्टवेयर मोस्ट प्रॉब्ली, क्या किया है उस सॉफ्टवेयर ने, खाली एक काम किया है, उसने सॉफ्टवेयर चला दिया लेकिन उसने खाली एक एंट्री कर दी सॉफ्टवेयर में। तो मैं कहता हूँ ने मेड एन एंट्री इनटू होस्ट, वो कुछ भी नहीं किया, इसके अलावा कोई उसने कोई इन्फेक्शन नहीं की, कोई वायरस नहीं फैलाया, कुछ भी नहीं किया, खाली उसने ये एक एंट्री की है बस, उसके बाद उसने काम खत्म कर दिया। स्टेप देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए तो ये जो उसने यहाँ पे जो एंट्री की थी यहाँ पे इस आईपी की, यहाँ पर ये जो आईपी आपके पास .102 वाला यहाँ पे आईपी है, मैं कहता हूँ कि अब मैं इस अब यहाँ से अगला पार्ट शुरू होता है कि मैं कहता हूँ कि पर्सन एक्स एट दिस आईपी, तो ये एड्रेस था पूरी से, ये जो थी यहाँ पे ये उसके पास आईपी एड्रेस है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब होता क्या था, अब उसने इसने यहाँ पे क्या सेटअप किया हुआ था। अब होता ये था, हाल नॉर्मल हालात में कभी गूगल ओपन करता है, मैं कहता हूँ बिलाल ओपन गूगल, तो जब वो गूगल ओपन करता है तो पर्सन एक्स को रिक्वेस्ट मिलती है यहाँ पे गेट की। ठीक है, तो पर्सन एक्स क्या करते हैं, वो गूगल की एक क्लोन का एक वेब पेज कर देता है यहाँ बिलाल को। ठीक हो गया, तो ये इसने खुद क्लोन बनाई हुई थी उस बंदे ने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि बिलाल जो भी यहाँ पे सर्च करेगा, बिलाल के सर्च का डेटा भी गोज टू दैट पर्सन एक्स। वो क्या रहा था, वो बंदा यहाँ पे उस पर स्पाई कर रहा था कि बिलाल क्या चीज़ें सर्च करता है गूगल के ऊपर, तो उसको स्पाई करने के लिए उसने ये सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था। उसने खाली एक एंट्री कर दी उसकी फाइल में, इसके बाद प्रॉपर उसने स्पाइंग की यहाँ पे कि बिलाल एक्चुअली क्या चीज़ें सर्च करता है। तो मैं ज़रा इस पर नज़र रखता हूँ, ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट क्या है, हर चीज़ क्या है। तो बेसिकली एक स्पाई मिशन था यहाँ इसके ऊपर, तो वो इसके साथ हो रहा था। और जब बिलाल सर्च करेगा यहाँ पे, तो एक्चुअल सर्च ऑन गूगल and forwards the result back to बिलाल। तो यानी खुद से वो सर्च करके जो रिजल्ट्स उसके पास आएंगे उसका सिस्टम वो फॉरवर्ड कर देगा हम बिलाल को। तो बिलाल को लगेगा जी मेरा गूगल सही काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये उसने पूरा एक सॉफ्टवेयर स्पाई सेटअप यहाँ पे किया हुआ था कि उसके पे नज़र रखने के लिए। और जब उस पर फिर अब हुआ क्या उसके बाद, उसके बाद हुआ ये कि आफ्टर सम टाइम बी ड्यू टू ओके। एक्सपायरी ऑफ लीज, तो उसकी लीज एक्सपायर होगी आईपी की यहाँ पे। तो उसके बाद क्या, उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन अब वो इसकी एंट्री चेंज नहीं कर सकता होस्ट की फाइल की यहाँ पे आके। ठीक है, हम्म। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे पूरा सिस्टम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया, तो अब वो मजीद इस पर स्पाई नहीं कर सकता, लेकिन साथ बिलाल यहाँ पे गूगल को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे हुआ होता है यहाँ पे। तो इस तरह के सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है, आपको पता होगा कि गूगल का जो सर्वर है यहाँ पे, तो वो खाली गूगल की सर्च के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि गूगल क्रोम के अंदर हर चीज़ गूगल के सर्वर पे जा रही होती है। तो अगर आप आजकल क्रोम को अगर चेक करो, तो वो आपका पर्सनल जो डेटा होता है, पासवर्ड्स वगैरह, वॉलेट, ऑटो सेव वगैरह, हर चीज़ वो क्या होता है, गूगल अपने पास स्टोर कर रहा होता है। तो वो उस बंदे के अकाउंट में जा रहा होता है। तो अगर आपने इस तरह का स्पाई मिशन यहाँ पे प्लांट किया हो, तो आपके पासवर्ड्स, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपकी शॉपिंग लिस्ट, हर चीज़, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो, जो आप करंटली काम कर रहे हो, सब कुछ आपको पता होगा। तो इसलिए ये बड़ा एक डेंजरस पर्सन था, लेकिन कोई एक्चुअल वायरस नहीं था बिलाल के कंप्यूटर के ऊपर, या कोई एक्चुअल मैलवेयर नहीं था। उसने खाली एक एंट्री चेंज की और बस उसके अपने नेटवर्क के ऊपर उसने एक डमी सर्वर यहाँ बनाया था।
तो ये भी कॉमन अटैक का तरीका होता है यहाँ पे, जो कि ये बिलाल के साथ यहाँ पे हुआ था। और अक्सर जब हम यहाँ पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उस तरह की चीज़ें हमारे कंप्यूटर्स में आ जाती हैं कई दफ़ा। लेकिन इस केस में ये किसी और ने यहाँ पे खुद से मैनुअली यहाँ पे एंट्री की है इस होस्ट की फाइल के अंदर, तो तब जाके ये पूरा यहाँ पे ट्रैप इसके लिए तैयार हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा ट्रैप था यहाँ पे, लेकिन ये हाईली इफेक्टिव ट्रैप था। तो उसका सिम्टम हमें क्या नज़र आया यहाँ पे, सिम्टम इसका यही था कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, सीधा सीधा वो गूगल से कनेक्ट करना चाह रहा है। गूगल का आईपी एड्रेस सिस्टम का हो ही नहीं सकता, हमें पता है यहाँ पे तो लोकल एड्रेस है यहाँ पे। तो लोकल एड्रेस के साथ आप पोर्ट 80 को कनेक्ट कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पे है। तो हमें यहीं से यहाँ पे हिंट मिल गया यहाँ पे कि ये ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो ये मशहूर काम है सारे का सारा। तो यहीं से हमें काफ़ी यहाँ पे बेहतर आइडिया हमें मिल गया। तो इस तरह से ये केस क्लोज यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास डीएनएस कैश के अलावा विंडोज़ के अंदर ये एक लूप होल बना हुआ है यहाँ पे। तो विंडोज़ ये लूप होल अलाउ करता है होस्ट की फाइल की फॉर्म में यहाँ पे। अच्छा, ये लूप होल, पहले लूप होल इसको कहना नहीं चाहिए। इस फाइल का जो मेन मकसद था एक्चुअली, वो मकसद क्या था? अगर माइक्रोसॉफ्ट से आप पूछो कि आपने फाइल क्यों रखी हुई है एडिट करने के लिए, तो वो क्या कहेंगे आपको? कहेंगे हमने इसलिए रखी हुई है कि कई ऑफिस के नेटवर्क्स होते हैं। सपोज करो कि आपके ऑफिस पे इंट्रानेट है, ठीक है, आपके पास ऑफिस एक्स का इंट्रानेट है, बट वो इंटरनेट, तो आपने इंटरनेट बनाया है अपने ऑफिस का, लेकिन आपने इंटरनेट एक्सेस किसी को नहीं दी हुई। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कि लेकिन हमने ऑफिस की वेबसाइट बनाई, एज अ वेबसाइट से मैं कहता हूँ www डॉट कुछ भी नाम इसका रख लो, मे बी office121.com, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने हर जितने भी कंप्यूटर्स ऑफिस के उनके होस्ट की फाइल एंट्री कर दी कि जो भी ये वेबसाइट ओपन करेगा तो उसके लिए आप ये मैनुअली इस आईपी के साथ आप कनेक्ट करवा दो उसको तो वन डॉट होगा। ऑफिस में जो बंदा भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा office121 का, तो हमारे अपनी कनेक्ट कर ले तो उसको वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस मिल जाए करेगी। क्योंकि एक्चुअली इंटरनेट तो यहाँ पे है नहीं है। जब इंटरनेट नहीं है तो उसका मतलब कि डीएनएस सर्वर भी नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ नो डीएनएस सर्वर, यहाँ पे ना इंटरनेट है ना डीएनएस सर्वर, खाली लोकल इंटरनेट है। तो वहाँ पे अगर आपने कोई वेबसाइट लॉन्च करनी हो ऐसे सिनेरियो के अंदर कि आप कुछ ऑफिस की वेबसाइट ओपन कर सको, तो उसके लिए फिर लोग ये काम करते थे कि होस्ट की फाइल में एक एंट्री कर दो यहाँ पे कि लोकल आपका एक सर्वर है, वो एक्चुअली समझो कि वेबसाइट उसके ऊपर मैप कर दें मैनुअली। तो ये लोग पहले काम किया करते थे ऑफिस के अंदर। हाँ, तो ये बहुत पुरानी बात है। तभी आप देखो ये फाइल जो एडिट हुई है लास्ट में 2009 के बाद, उन्हें फाइल को देखा भी नहीं कभी खोल के माइक्रोसॉफ्ट ने। तो 2009 से ये फाइल ऐसी ही पड़ी हुई है, उसको उन्होंने रिवाइज भी नहीं किया उसके कंटेंट्स को। तो वो उससे पहले लोग ये काम करते थे, अब नहीं यूज़ करते, लेकिन ये चीज़ अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की चल रही है। तो इवन आपके लेटेस्ट विंडोज़ में भी ये चीज़ अभी तक काम करती है। तो इसलिए काफ़ी ये खतरनाक हो गया आजकल। तो ये बैकडोर के तौर पे लोग इसको यूज़ करते हैं ये सिस्टम्स ब्रेक करने के लिए। तो ये इस केस स्टडी से हमने यहाँ पे लर्न किया कि आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं विंडोज़ के अंदर जो कि आपके नेटवर्क को यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। लेकिन हमने करना कैसे है, इसको देखने के लिए हमें खाली इसी पैटर्न से इसको मैच करवाना है यहाँ पे कि ये स्टेप्स होते हैं। अगर कोई स्टेप नहीं हो रहा तो इसकी रीज़न क्या है? क्या रीज़न ये कि डीएनएस की कैश पे बना हुआ इसका एड्रेस या कोई और चक्कर है यहाँ पे? तो इसको कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। जी, सबको क्लियर है आज की केस स्टडी यहाँ पे? यस सर। तो इसी तरह का कल के क्विज में इसी में से क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आपने ये 2-3 केस स्टडीज इस तरह की हैं, तो इसी से रेलिवेंट क्विज क्वेश्चंस कल आपके पास आएंगे। ठीक है सर। आप फिर कितने क्विज ले लेंगे इसके बाद, कल वाले के बाद? वो आप लोग आपस में फिर डिसाइड कर लो कि अगर सब लोग एग्री है तो हम क्विज बढ़ा सकते हैं। सर और असल अगर में बच्चे पता क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं एक आधा क्विज ना काफ़ी बच्चों का ख़राब हुआ है, यानी मतलब क्विज टू था शायद। तो बच्चे चाह रहे हैं कि एक क्विज ऐसा हो जाए जो मतलब अगर 7 होते हैं ना तो उसमें से 6 कंसीडर हो जाए, यानी एक ड्रॉप हो जाए, ताकि जो वो ख़राब हुआ था ना वो अ, उसका कोई इफेक्ट ना हो। ये चाह रहे हैं बच्चे असल में। अच्छा ये करना चाह रहे हैं, लेकिन एक और ऑप्शन भी है आप लोगों के पास, एक और चीज़ भी आप कर सकते हो
कि अगर आप चाहो तो क्विज़ेस पढ़ा लो तो फाइनल की वेटेज कम करते जाओ साथ साथ। ये एक ऑप्शन आप सर लोगों के हाथ में। वेटेज फाइनल की भी कम करनी है। मैं तो असल में यही चाह रहा था, कल भी शायद मैंने आपको बोला था। लेकिन अब जो बच्चे हैं उन्हें ये भी है कि एक एक्स्ट्रा क्विज हो जाए किसी तरह। अभी हाँ 30% है ना क्विजेज की वेटेज? जी जी। 30-30। चलें फिर बच्चों से पूछ लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा क्विज होता है तो फिर फाइनल की वेटेज कम नहीं होगी? हाँ फिर तो कम नहीं होगी, फिर सबको फ़ायदा नहीं होगा इसका। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है फाइनल एग्ज़ाम की, तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि आप खुद से देख लो कि हम क्विज़ की वेटेज थोड़ी बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा क्विज़ लेके यहाँ पे, और फाइनल की कम कर लेते हैं। तो इस तरह का काम भी सही हम है कर सर। सकते हैं। सर अभी ठीक है फाइनल हम 40% है। अभी जो फाइनल है वो 40 से 50 के दरमियान में होगा, या 40 का होगा या 50 का होगा। सही है सर। मोस्ट प्रॉब्ली सर 50% पे ही लास्ट होगा। टाइम 30 था ना, लास्ट टाइम 30 था, तो इस दफ़ा भी उतना हो जाता तो अच्छा और हो इस समय जाना मिड था। टर्म नहीं हुआ ना आप लोगों का, ये मसला है यहाँ पे। हम्म, चलें सर, अगर क्विज बढ़ जाए और फाइनल कम हो जाए तो ये भी हम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं हाँ, सर अब ये से। आप लोगों ने आपस बच में ये आप लोगों ने आपस में नेगोशिएट करना है, दोनों सेक्शंस के लोगों ने, कि आप लोग किस तरह की चीज़ आप सबके लिए काम करती है। यानी आप लोग ठीक खुद है सर। प्रपोज कर दो, खुद मुझे बता दो कि असाइनमेंट की वेटेज बढ़ा देते हैं या क्विज की कम कर दें। मतलब जिस तरह का आप लोग अरेंजमेंट करना चाहते हो खुद से डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना क्या करना आप सबके लिए बेहतर होगा। सही है सर। क्योंकि एक बंदे से बात करने का किसी और को मसला होता है ना, पहले आप लोग आपस में बैठ यस के तो सर। मीटिंग कर पूरे सर बैच ये वाले, तो है, फिर वो काफ़ी अगर मसला है। क्विज़ की अगर आपने बढ़ानी है तो फिर क्विज़ मज़ीद कर लेते हैं, तो क्विज़ की वेटेज बढ़ा सकते हैं, 30-35 तक कर सकते हैं आराम से। तो फाइनल की इतनी कम कर लेंगे हम। तो तो मल्टीपल सर ऑप्शंस आप। ओके सर। अगर क्विजेस बढ़ते हैं और साथ आप एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो बेस्ट ऑफ में चूज भी हो जाए, तो ये नहीं हो सकता? या आप करवा अगर कर दें, तो करना इस चाहिए पे दोनों सारी का। क्लास राजी भी होगी। इस हाँ पे ये तो दोनों सारी का, जी क्लास राजी सर। भी दोनों होगी काम भी कर सकते हो कि आप आपके। एक्स्ट्रा भी ले लें और उसको उसको ज्यादा भी कर दें। सही, हाँ दोनों काम भी कर सकते हो, ठीक है सर ये भी इस कर पे सकते राजी भी हैं बच्चे, यानी ज़्यादातर तो बच्चे सर इस पे इस पे राजी बात हो हुई भी थी जाएंगे। तो मैक्सिमम इस पे राजी भी हैं। हो। हाँ लेकिन एक दफ़ा आपस में सारे बात कर लो ना कि कितने क्विज और लेना चाह रहे हो, एक दफ़ा कंफर्म कर लो, और फिर क्विजेस की ओवरऑल वेटेज कितनी रखनी है। बस ये दो तीन चीज़ें ठीक। फाइनलाइज कर लो कि एग्जैक्ट नंबर कितना कितना रखना है इनका। सर अगर 35 असाइनमेंट्स और 35 क्विज हो जाए, 35% ईच, तो फाइनल हमारा 30 रह जाता है। तो इसके लिए 35 क्विज़ के लिए कितने नंबर ऑफ क्विज़ ज़रूरी हैं? अगर 35 छः। करना है तो फिर आपको फिर 7 करने पड़ेंगे ना, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब ठीक अगर है हम तो एक्स्ट्रा सर भी करवाने चाह अगर रहे आप हैं तो फिर 10 ले 8 लें लेने पड़ेंगे? हाँ अगर हाँ पे 8 करने पड़ेंगे अगर 8 आपने 9 एक्स्ट्रा कुछ। भी करना है तो साथ। सही है सर, हम 8 कर लेंगे, ये बच्चे मान भी जाएंगे। चलो ठीक है, फिर आपस में एक दफ़ा कंफर्म कर लो, दोनों सीआर से कहो कि आप अपने अपने से पूछ लें, कंफर्म कर लें। ये ना हो कि ठीक है बाद सर। में कोई एक बंदा को फिर ऑब्जेक्ट कर रहा हो आखिर में आके, तो ये आप खुद देख लो ये चीज़ में। सही है सर, हम सीआर से ही बोलेंगे, वो कंफर्मेशन कर लें जो भी है आपस में सारे बच्चे, फिर आपको बता देंगे सीआर ही। चलें ठीक है, फिर आपके फिर 3 क्विज़ मज़ीद हो सकते हैं जो कि टॉपिक्स बता देंगे आपको, इनमें से होंगे तो वो आप फिर कुछ टॉपिक्स हैं उनके हमने क्विज़ नहीं लिए हुए स्टार्टिंग में से, तो वो हम कवर ठीक कर है लेंगे। सर। ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगी आप हमारे पास। सही है सर, वो आप फिर हमें क्विज़ टू क्विज़ बता देना कि अब किस टॉपिक से, यानी किस सिलेबस में से क्विज़ होना है, वो हम तैयार कर लेंगे। चलें ठीक हो गया, सही है, तो एक दफ़ा कंफर्म कर लो फिर मुझे बता देना ये। ओके सर, आज ही आप कंफर्म कर दें। चलें सही हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सर। चलें जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।